नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 117वां एपिसोड रविवार को प्रसारित किया गया। इसमें पीएम मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। बता दें कि मन की बात प्रधानमंत्री का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है जो 2014 में उनकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के अलग अलग स्थानों पर जो भी खास चीजें होती हैं उस पर वे चर्चा करते हैं और हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। खुश रहें, फिट इंडिया मूवमेंट में आप भी जुट जाइए। देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का 117वां एपिसोड पर आज अपनी बातों को रखने का काम किया है। प्रत्येक मन की बात में वे अलग अलग देश के हिस्सों का जो खास चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में खेल कूद में लाखों लोगों ने भाग लिया, जबकि बस्तर उग्रवादी क्षेत्र में आता है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। उसी प्रकार से कैसे खेतीबाड़ी में आपस में मिलकर और लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, चाहे टमाटर उगा रहे हों, चाहे करेला उगा रहे हों, चाहे अपना आलू और प्याज उगा रहे हों, तो कुल मिलाकर प्रेरणादायी बातें बताते हैं जिसका लाभ पूरे भारतवासियों को मिलता है। मन की बात एक अच्छा कार्यक्रम है जो महीने में एक बार अंतिम रविवार को होती है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि मन की बात से हम सबों को प्रेरणा मिलती है और लाभकारी सिद्ध होता है। इधर जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत डीवीसी मोड़ के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि कार के आगे का एक चक्का एक्सल समेत टूटकर पूरी तरह से अलग हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया, जिस कारण कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि कार में लगा एयरबैग समय पर खुल गया, जिससे ड्राइवर बाल बाल बच गया। ड्राइवर ने बताया कि वह परसुडी से साक्षी की ओर जा रहे थे। अचानक कार अपने आप मुड़ गई। हालांकि उन्होंने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और कार में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। गाड़ी अचानक एक तरफ टान दिया। टान देने के बाद हम ब्रेक मारने के चक्कर में तब यहाँ ठोका गया। हम आ रहे थे परसूट से। गाड़ी लगभग मैं कुछ स्पीड में था, उतना तो देखे नहीं, लेकिन इतना अंदाजा था कि मतलब स्पीड में था 70-80 का स्पीड में था। उसी में मेरा गाड़ी जो अनबैलेंस हो गया तो हम ब्रेक मारे जैसे कि चलते तब तक यहाँ लग गया। हाँ, ये रहा चक्का ऊपर टूट गया, शीशा टूट गया और जो आगे थोड़ा डैमेज ये सब बहुत एयरबैग खुल गया, इस वजह से थोड़ा हम बच भी गए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर सिंह मोटर सर्विस पेट्रोल पंप पर हुए दिन दहाड़े लूट के प्रयास मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खड़गपुर पुलिस ने सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत बोलाईडीह स्थित बृहस्पति गोराई के घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार मिला।
शनिवार सुबह ही पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने राजकुमार महतो को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद 31 दिसंबर को खड़गपुर थाने में पेश होने का नोटिस देकर बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया। खड़गपुर थाना के एसआई मानस कुमार ने बताया कि ये मामला डकैती से जुड़ा है। राजकुमार महतो की संदिग्ध गतिविधियों और पीवीआर को देखते हुए उससे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि राजकुमार महतो की गतिविधियां संदिग्ध थी। ये है कि एक डकैती का मामला है, इसको हम नोटिस पकड़ा है। जो इसका पीवीआर हिस्ट्री अच्छा नहीं है, ये पहले ये काम भी किया था ऐसा, इसीलिए इसको मेरा थोड़ा इसका सस्पेक्ट के लिए इसको लिया था। इसका पूछताछ करके इसको छोड़ दिया। इसको फिर भी 31 दिसंबर में मेरे खड़गपुर लोकल थाने में वेस्ट बंगाल में जाने के लिए उनको नोटिस भेजा। भोजपुरी संस्कृति मंच जमशेदपुर की ओर से 25 जनवरी को भोजपुरी गीत संगीत प्रतियोगिता भोजपुरी आइडल सीजन 2 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी कर ली गई है। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी गई। संस्था के मुख्य संरक्षक भारत सिंह ने बताया कि उनका प्रयास है कि भोजपुरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोकर वह नई पीढ़ी को इससे जोड़कर रखें। इस प्रतियोगिता में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसका आयोजन पूर्व में वर्ष 2007 में किया गया था। ये दूसरा भोजपुरी आइडल कार्यक्रम होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का ऑडिशन 12 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसमें चयनित होने वालों को 19 जनवरी को दूसरे चरण में जगह दी जाएगी। वहीं 20 प्रतिभागियों को 25 जनवरी को होने वाले तीसरे चरण के ग्रैंड फिनाले फाइनल में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें विजेता प्रतिभागियों को आशीर्वाद के रूप में 5,001 रुपए और उप विजेता को 3,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी को भोजपुरी आइडल सीजन 2 का हम लोग यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका पहला ऑडिशन 12 जनवरी को इसी जगह पर किया जाएगा और सभी लोगों को जो उसमें से चयनित होंगे बच्चे, उनको सेमीफाइनल के लिए यहाँ चयनित किया जाएगा और सेमीफाइनल के बाद करीब 20 बच्चों को 25 जनवरी को फाइनल में स्थान मिलेगा और उस अपने स्थान पर जाने के बाद अपने कला को दिखाने के बाद जो भी उसमें विजेता होंगे, एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि उन विजेता को 5,001 रुपये और उप विजेता को 3,001 रुपये, साथ ही साथ जो भी प्रतिभागी उसमें फाइनल तक पहुँचेंगे उनको स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर हम सम्मानित करेंगे, ताकि वो हर जगह दिखा सके कि हमने इस कार्यक्रम में सहभागिता और हर जगह के मंच पर हम जाते हैं। यह एक प्रयास है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जमशेदपुर आसपास के जितने भी हमारे बच्चे हैं, भोजपुरी के खास करके जो भी कलाकार हैं, उनका मनोबल बढ़ सके, इसलिए एक छोटा सा प्रयास है। मैं आम आवाम से अपील करता हूं कि 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर जुड़े, ताकि आपके घर परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिल सके। बहुत धन्यवाद। इधर जमशेदपुर प्रखंड के उत्तरी सरजमदा पुरानी बस्ती के केवट भवन में रतन टाटा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मां का आशीर्वाद फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने रतन टाटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। अतिथियों का संस्था के सदस्यों के द्वारा शॉल और पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं रक्तदान करने वालों को अतिथि ने प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। फाउंडेशन के द्वारा ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिसे हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे सेहत भी बनी रहती है और जरूरतमंद लोगों को रक्त भी आसानी से उपलब्ध हो पाता है। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष ओझा ने कहा कि पहली बार रक्तदान करा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रक्त के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आशीर्वाद फाउंडेशन के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि इस
बेहतर उद्देश्य को लेकर उन्होंने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में रक्तदान को लेकर। सभी वर्ग के लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं और जैसे कहा जाता है मानवता का सबसे बड़ा दान, उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। उसके साथ साथ दर्जनों ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का संबल भी प्रदान किया जा रहा है। इस भीषण ठंड में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा जो पहल की गई है अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं उनको बधाई देता हूं और आप सभी को भी इस पावन अवसर पर नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन द्वारा आज हम लोग केवट समाज भवन में एक रक्तदान शिविर कर रहे हैं और तमाम लोग आके रक्तदान कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग माँ का आशीर्वाद सभी टीम मेंबर का साथ तो एक जरूरतमंद लोगों को ठंडा का देखते हुए कंबल भी वितरण कर रहे हैं। जो कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी जनावधि क्षेत्र है ग्रामीण में और यहाँ ब्लड का हमेशा कमी रहता है जो आदमी जरूरतमंदों को नहीं मिलता है। तो हम लोग माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन द्वारा एक रक्तदान शिविर कर रहे हैं जिसका थ्रू से हम लोग जरूरतमंदों को हम लोग रक्त उपलब्ध करवा सके। और जमशेदपुर के बारेडी स्थित विजय गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के द्वारा आगामी 4 से 11 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रविवार को आयोजन समिति ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और युवा पीढ़ी के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन, धर्म और संस्कृति से परिचित करना है। इसके साथ ही ये आयोजन आपस में मेल मिलाप और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का एक उत्तम अवसर भी होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 4 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे कलश यात्रा से होगी। ये यात्रा विजय गार्डन क्लब हाउस ग्राउंड से प्रारंभ होगा। 2 मुहानी, सोनारी और स्वर्णरेखा नदी से पवित्र जल लेकर कथास्थल पर वापस लौटेगी। इस यात्रा में शामिल होने वाली महिलाएं पीली साड़ी पहनकर भाग लेंगी। कलश एवं नारियल की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जाएगी। कथा हर दिन संध्या 4 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगी और इसमें वृंदावन से आई कथावाचक टीम का मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्य कथा व्यास पंडित पवन कृष्ण गौतम जी महाराज होंगे। इस आयोजन को लेकर समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और आयोजकों ने इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से भाग लेने की अपील की है। गार्डन में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे बीजा गार्डन के लोगों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ये आगामी 4 जनवरी 2025 से कथा 11 जनवरी 2025 तक चलेगी। कथा का प्रारंभ 4 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, जो कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी। यहाँ से काफ़ी संख्या में महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। पीली वस्त्र पहनकर बीजा गार्डन क्लब हाउस ग्राउंड से सोनारी 2 महानी के लिए नदी का पवित्र जल लेकर के यहाँ आएंगी कथा स्थल पे। कथावाचक की पूरी टीम वृंदावन से आ रही है, जिसमें मुख्य कथावाचक जो हैं पंडित पवन कृष्ण गौतम जी महाराज हैं। बीजा गार्डन में ये पहला आयोजन है और आयोजन का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तथा साथ में अपने बच्चों को सनातन धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनको रुझान बढ़ाना, उनको ये दिखाना कि हमारा धर्म क्या है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की पूरी वर्णन होती है भगवत कथा में, और श्री कृष्ण का जो पूरा जीवन है वो एक मानव जाति के लिए संपूर्ण दर्पण के समान है। इसलिए हम लोगों ने पूरे विजया गार्डन के लोग ने इसको सफल बनाने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया है। कथा का समय प्रत्येक दिन संध्या 4 बजे से 8 बजे तक होगा। कथा के समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था होगी और 11 जनवरी को हमारा कथा तो 10 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। 11 जनवरी को पूर्णाहुति के साथ हम लोग महाप्रसाद की भी व्यवस्था किए हैं। इधर देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर घाटशिला स्थित मऊ भंडार में कांग्रेसियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रदेश सचिव से पूर्वी सिंहभूम 20 सूत्री जिला अध्यक्ष सनत काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इस मौके पर सनत काल्टू चक्रवर्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री एवं काफी शिक्षित व्यक्ति थे।
उन्होंने देश की सेवा प्रोफेसर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में की। वर्तमान में वे एक राज्यसभा सांसद की भूमिका में थे। देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही है। सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यजीत सिंह, शमशाद खान समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, जिसके बाद 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री, कुशल राजनेता बताते हुए कहा कि उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई निकट भविष्य में मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा के लिए समर्पित कर दी। देश की जनता उनकी खिदमत को कभी भुला नहीं सकती। वहीं हुसैन खान ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आर्थिक सुधार का नया दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। इसके अलावा उन्होंने देश की जनता को कई सारे अधिकार दिलाए, जिसमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार शामिल है। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रदीप यादव, कांग्रेस के वरीय नेता शहजाद अनवर, अल्पसंख्यक विभाग के रांची महानगर अध्यक्ष हुसैन खान व अन्य शामिल थे। इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार कांग्रेस के विचारों से ओत-प्रोत रहे और जो उनकी कृति रही, जो काम उन 2 कार्यकालों में उन्होंने किया, हमें लगता है कि आज भी उनके काम जनता के सामने है। जिस प्रकार से भारत की आर्थिक अवस्था चरमराई हुई थी, आर्थिक उदारीकरण, नई नीति ला करके जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ किया इस देश को, दर्जनों कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए, आम जनों के लिए उन्होंने चलाया, मनरेगा जैसी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजना, ये तमाम चीजें आज उदाहरण के रूप में लोग दे रहे हैं। पूरा देश आज मर्माहत है। देश की एक जनता उन्हें हृदय से याद कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि हम सबों ने इस देश के एक मार्गदर्शक को खोया है। कांग्रेस ने एक मार्गदर्शक को खोया है। अब उसकी भरपाई करना बड़ा ही कठिन है। इतना ही है, अब सबको पता है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो अपनी कृति से, अपने यश से कुछ यादें छोड़ के चले जाए, उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि जब तक यह देश रहेगा, मनमोहन सिंह को लोग याद करते रहेंगे, सदा सुमन अपना अर्पित करते रहेंगे। हम सब अपना सदा सुमन अर्पित करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे, इस देश में जो खाई बनी है उसे पाटने का हम सबों को शक्ति दे। इधर सरायकेला जिला समाहरणालय परिसर गोरांगडी स्थित बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल की चोरी कर ली गई है। घटना बीती रात की है। इस चोरी की घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण गोलबंद होकर पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे तो अमूमन बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी होता है, परंतु बिजली राज समाहरणालय परिसर स्थित बिजली ट्रांसफार्मर चोरी का ये मामला थोड़ा अलग है। चोरों ने काफी फुर्सत से घटना को अंजाम दिया है। ट्रांसफार्मर खोलने के उपरांत उसके अंदर लगे कॉपर के कॉइल की चोरी की है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर को खोला गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये कोई आम चोरी करने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि एक शातिर चोर गिरोह है, जिनके पास ट्रांसफार्मर खोलने के लिए तमाम संसाधन है तथा ट्रांसफार्मर खोलने का अनुभव भी है। इधर जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी का 4था वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के लोग शामिल हुए।
सोसाइटी के द्वारा गोद लिए गए गांव डुमरिया क्षेत्र का खाड़दा, मुसाबनी क्षेत्र का मेड़िया, धालबुमगढ़ क्षेत्र का कड़वा काटा, सुंदरनगर क्षेत्र का तालसा व केड़ो गांव के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोकारो जिले के करोड़पति किसान शंकर सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जीएम शंकर माड़ी व लुबू गोड़ेत सुंदर टुडू मौजूद थे। मौके पर मुख्य अतिथि शंकर सोरेन ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारोबार या नौकरी पेशा वाले हों, उसे कृषि कार्य से जुड़ना चाहिए और लोगों को कृषि कार्य में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अन्न का कोई विकल्प नहीं है। सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं रामहरि बास्के, इस ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। आज जो फंक्शन है ये हमारी सोसाइटी का एनुअल जनरल मीटिंग है और ये 4th एनुअल जनरल मीटिंग है। इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो करीब 330 मेंबर्स हैं, जो भारत के अलग अलग जगह में बैंकों में कार्यरत हैं। कुछ हमारे जो सहयोगी हैं वे रिटायर्ड भी हैं। ये संस्था एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। ये गांव में कोचिंग क्लासेस चलाती है, गांव में एजुकेशन सेंटर्स चलाती है, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाती है और वृक्षारोपण पे भी ये जोर देती है। इस संस्था का जो टैग लाइन है वो है पे बैक टू सोसाइटी, जिसका मतलब यही है कि आपके पास में जो कुछ भी है, आप में जो भी सामर्थ्य है वो आप अपनी सोसाइटी को प्रदान कीजिए। इसी भावना के साथ, इसी टैग लाइन के साथ हम और हमारे सभी मेंबर्स काम करते हैं और काम करते आए हैं। ये काम हम लोग अपने सोसाइटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए कर रहे हैं। मेरा नाम रामहरि बास्के है और मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।